Hello student, this is Anita Rathore. Today we will start next topic of second chapter, that is electrostatic potential and capacitance. The first topic is behavior of conductor in electrostatic field and the second topic is electrical capacitance. Behavior of conductors in electrostatic field, यानी कि इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर्स का बिहेवियर पढ़ेंगे। यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कंडक्टर को, जो कि एक इर्रेगुलर शेप का है, एक कंडक्टर को एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखा गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए हमने क्या किया है कि एक प्लेट जो है वो उस प्लेट को हमने यहाँ पर ये पॉजिटिव ले लिया है और दूसरी प्लेट को यहाँ पर हमने नेगेटिव ले लिया है। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बन रहा है वो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में बनता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, जिसको हम यहाँ पर ई नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जब यहाँ पर एक कंडक्टर रखा जाता है तो कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस हैं, यानी कि अभी तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखने से पहले जो कंडक्टर था वो क्या था, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, यानी कि उस पर टोटल चार्जेस जो थे वो चार्जेस दोनों पॉजिटिव चार्जेस और दोनों नेगेटिव चार्जेस इक्वल अमाउंट में थे। पहली बात तो वो इक्वल अमाउंट में थे, यानी कि उस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज था ना ही नेगेटिव चार्ज था, और जब वो इक्वल अमाउंट में भी थे और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इस कंडक्टर में जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव चार्जेस इस नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं, इस प्लेट की तरफ, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये वाले वो इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस प्लेट के अंदर यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्जेस हो गए और ये नेगेटिव चार्जेस हो गए। तो इस तरीके से इस कंडक्टर के अंदर भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बन जाता है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, यानी कि बाहर वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है उस फील्ड के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब अगर यहाँ पर इस इंटीरियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा, जो यानी कि हम ये कहें कि इन दोनों का जो नेट इफेक्ट होगा वो नेट इफेक्ट कितना होगा, नेट इफेक्ट हो जाएगा 0। यानी कि जब इंटीरियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू के इक्वल होगी तो उस कंडीशन में जो नेट इफेक्ट होगा वो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर यही हम कहना चाह रहे हैं, व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड द चार्जेस means free electrons drift towards the positive plate, leaving the positive core behind. At an equilibrium, the electric field due to the polarization becomes equal to the applied field, so the net electrostatic field inside the conductor is 0. तो कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और किसी भी कंडक्टर के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब सेपरेट होते हैं तो इस सेपरेशन को हम कहते हैं पोलराइजेशन, क्योंकि अब इस कंडक्टर के दो पोल्स बन गए हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। पहले जो चार्जेस थे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट थे, तो वो पहले वो ये पोलराइजेशन उसमें नहीं था, बट अब कंडक्टर में पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो चुके हैं, उसके दो पोल्स बन गए हैं। तो इस मेथड को या इस फिनोमेना को हम कहते हैं पोलराइजेशन। तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज 0। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हमेशा 0 होगी। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जैसे यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा।
अब हम इस चीज़ को कैसे प्रूव कर सकते हैं? सपोज हमने ये मान लिया कि ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा तो क्या एंगल बनाएगा? मान लीजिए ये थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। अगर ये थीटा एंगल बनाता है तो इसके यहाँ पर दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। अब यहाँ पर जो इसका ये जो इसका कंपोनेंट है ई कॉस थीटा, जो कि इस कंडक्टर के टेंजेंट के डायरेक्शन में है, इसकी कुछ वैल्यू होगी। और जब इसकी कुछ वैल्यू होगी तो ये इस कंडक्टर पे जो यहाँ पर जो चार्ज होगा उसको एक्सेलरेट कराने की कोशिश करेगा, उसको एक्सेलरेट कराने की कोशिश करेगा इस पॉइंट पर। अगर जो चार्ज है, मान लीजिए इस पॉइंट पर यहाँ पर क्यू चार्ज है ये, तो ये प्लस क्यू चार्ज इस कंपोनेंट की वजह से एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेट होगा मतलब मूव करेगा, और जब चार्ज मूव करेगा तो ऑब्वियसली करंट फ्लो होगी, क्योंकि फ्लोइंग ऑफ चार्ज को ही तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो होगा वो क्या होगा? सरफेस करंट होगी। बट हमें किसी भी तरीके की कोई भी सरफेस करंट नहीं मिलती है उस कंडक्टर के सरफेस पर, तो इसका मतलब कि वहाँ पर कोई भी चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है। और जब वहाँ पर कोई भी चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के पॉइंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, क्योंकि यहाँ पर जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो जो cos 90 की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर कही गई है। सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग एट एन एंगल अदर देन 90, देन देयर विल बी अ कंपोनेंट ई cos थीटा एक्टिंग along the tangent at that point to the surface, which will tend to accelerate the charge on the surface, leading to surface current, जो surface current बनाएगा। But there is no surface current in electrostatic, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक में कोई भी सरफेस करंट नहीं होता है। सो थीटा इक्वल्स टू 90 एंड कॉस 90 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 90 होती है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज 0। किसी भी चार्ज के अंदर जो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो नेट चार्ज है वो हमेशा कैसा रहता है? 0 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए कि अगर इस कंडक्टर के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हैं और नेगेटिव चार्जेस एक तरफ हैं, यहाँ पर चार्जेस जो है वो टेम्परेली सेपरेट हो गए हैं। तो जब चार्जेस टेम्परेली सेपरेट हो चुके हैं तो इसका मतलब द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज 0। बट यहाँ पर जो चार्जेस सेपरेटली हैं, जैसे कि पूरा जो पॉजिटिव है वो पूरे नेगेटिव के इक्वल होगा, तो अलग से यहाँ पर किसी भी, या हम कहें कि पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में नहीं है, और जहाँ यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस भी या इलेक्ट्रॉन्स भी एक्सेस अमाउंट में नहीं है। यानी कि टोटल पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज, देयर इज नो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनी चार्ज, जिसकी वजह से ये जो बॉडी है वो चार्ज हो। मीन्स मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस की वैल्यू नेगेटिव चार्जेस से ज़्यादा होती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंडक्टर है ये पॉजिटिवली चार्ज है। और अगर यहाँ पर इन नेगेटिव चार्जेस की वैल्यू पॉजिटिव चार्जेस से ज़्यादा होती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। बट यहाँ पर दोनों चार्जेस क्या हैं? दोनों चार्जेस इक्वल हैं। तो जब यहाँ पर दोनों चार्जेस इक्वल हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक यानी कि ई जो होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो जब ई की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, तो जब ई की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। यहाँ पर इस फॉर्मूले से पता चल रहा है कि ई की वैल्यू क्यू पर डिपेंड करती है। अगर ई 0 है तो ऑब्वियसली क्यू भी 0 होगा। तो वही बात यहाँ पर कही गई है, सिंस ई इज 0 इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर ई की वैल्यू क्या है? 0 है, देयरफॉर क्यू इज 0। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज किसी भी कंडक्टर को जब हम कोई चार्ज देते हैं तो वो चार्ज हमेशा कंडक्टर के सरफेस पर रहता है, उसके अंदर नहीं जाता है। सपोज अ कंडक्टर इज गिवन सम एक्सेस चार्जेस क्यू, कंस्ट्रक्ट
मान लीजिए कि हमने इस डायग्राम में ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर पर हमने पॉजिटिव क्यू चार्ज दिया है। तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव क्यू चार्ज उसके अंदर है या उसके बाहर है। तो हमने ये मान लिया कि हमने इसको एक्सेस अमाउंट में प्लस क्यू चार्ज दिया है। अब इसके अंदर हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। गॉसियन सरफेस जब हम ड्रॉ करते हैं तो उस गॉसियन सरफेस में कोई भी चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है। जब कोई भी चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है इसका मतलब ई भी क्या है, ज़ीरो है। सिंस ई इक्वल्स टू ज़ीरो इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, देयरफॉर Q इक्वल्स टू ज़ीरो इनसाइड द कंडक्टर। इसका मतलब जब E उसके अंदर ज़ीरो है तो Q भी उसके अंदर ज़ीरो होगा। यहाँ से हमने ये देखा था कि यहाँ पर जो कोई कंडक्टर है उसके अंदर जो E की वैल्यू है वो ज़ीरो है, और जब E की वैल्यू ज़ीरो है तो Q भी ज़ीरो होगा। इसको हम इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। सपोज अगर हम यहाँ पर कुछ चार्ज और देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज दे दिया, तो ये प्लस क्यू चार्ज हमने किसी भी तरीके से इसके अंदर दे दिया है, इस जो कंडक्टर है उसके अंदर दे दिया है। तो इन प्लस क्यू, ये जो प्लस क्यू चार्ज हमने मान लिए कि इसके अंदर इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो जब ये चार्जेस इसके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो चूंकि ये सारे चार्जेस जो हैं वो सेम है, तो ये चार्जेस आपस में रिपल्शन फोर्स लगाएंगे। क्योंकि ये सारे चार्जेस सेम पोलैरिटी के हैं, तो ये सारे चार्जेस आपस में रिपल्शन फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से दूर हटेंगे। और जब ये एक दूसरे से दूर हटेंगे तो ये एक दूसरे को सरफेस पर छोड़ देंगे, किसी को भी अंदर नहीं आने देंगे। कहने का मतलब है कि एक प्लस चार्ज दूसरे प्लस चार्ज पर इतना फोर्स लगा देगा कि वो उस अपनी रेंज से उसको बाहर कर देगा, यानी कि वो उसको सरफेस की तरफ धकेलेगा। इसी तरीके से हर चार्ज एक दूसरे चार्जेस को सरफेस की तरफ धकेलेंगे, तो सारे जो चार्जेस हैं वो सरफेस पर रुकेंगे, उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। फिफ्थ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर द एंटायर कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में, पूरे कंडक्टर के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि उसकी वैल्यू सेम होती है। dV इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, जो हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था। पोटेंशियल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई इक्वल्स टू माइनस डी वी ओवर डी आर। ई इक्वल्स टू माइनस डी वी ओवर डी आर, तो वहीं से यहाँ पर लिया गया है डी वी इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ई डॉट डी आर। क्लियर। सिंस ई इक्वल्स टू ज़ीरो इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर E की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। जब E ज़ीरो है, यहाँ पर इसकी वैल्यू ज़ीरो है, तो dV की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। dV क्या है, डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। जब dV की वैल्यू ज़ीरो है तो इसका मतलब V क्या है, V कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि उनका डिफरेंस ज़ीरो आ रहा है। डिफरेंस ज़ीरो आ रहा है तो यानी कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो ज़ीरो आ रहा है। इसका मतलब है कि दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम है, तभी उसका जो डिफरेंस है वो ज़ीरो आ रहा है। जब वैल्यू सेम है तो इसका मतलब वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। नेक्स्ट, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। कंडक्टर के शेप और साइज पर सरफेस चार्ज डेंसिटी डिपेंड करती है, या हम कहें कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम में देखिए, सिग्मा इक्वल्स टू होता है Q अपॉन S, या जैसे हमने पहले पढ़ा था कि सिग्मा S क्या है, यहाँ पर एरिया है, तो सिग्मा इक्वल्स टू हम ये कह सकते हैं कि Q अपॉन A भी हो सकता है। सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A। यहाँ पर A क्या है, एरिया है। A को यहाँ पर, एरिया को यहाँ पर S और A दोनों से ही रिप्रेजेंट किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो सिग्मा है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, कि किसी भी सरफेस पर कितना चार्ज है, ये उसकी डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो यहाँ पर जो सिग्मा है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एरिया ज़्यादा होगा तो सिग्मा की वैल्यू कम होगी, एरिया कम होगा तो सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यही इस डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पर इस पॉइंट पर एरिया क्या है, ज़्यादा है, इसलिए सिग्मा की वैल्यू क्या है, मिनिमम है। और यहाँ पर इस पॉइंट पर एरिया क्या है, एरिया यहाँ पर कम है, तो सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये जहाँ पर एरिया कम है वहाँ पर चार्जेस ज़्यादा होंगे, और जहाँ पर एरिया ज़्यादा है वहाँ पर चार्जेस
कम होंगे। सो एवरी कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम रादर देन जस्ट एन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू डायमेंशन। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट होती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है? द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्जेस इज नोन एज कैपेसिटेंस और कैपेसिटी। किसी भी डिवाइस की वो एबिलिटी जिसके थ्रू वो अपने अंदर मैक्सिमम चार्ज जो है वो स्टोर कर सकता है, वो उस डिवाइस की कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी जो डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? ऐसे डिवाइसेस को हम कहते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर जो जनरली अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आप कहते हैं कंडेंसर। कंडेंसर जो कि फ़ैन में लगा होता है। आपने ऊपर की तरफ फ़ैन में एक सिलेंड्रिकल पार्ट देखा होगा, वो सिलेंड्रिकल पार्ट ही क्या होता है? कंडेंसर। और उसका काम क्या होता है कि वो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके रखता है। तो ये चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है उसी को हम कहते हैं कैपेसिटी। तो जो चार्ज होता है वो हम किसी भी डिवाइस को या किसी भी बॉडी को या किसी भी कंडक्टर को हम जितना ज़्यादा चार्ज देते हैं वो उतना ही उस कंडक्टर की पोटेंशियल को इंक्रीज़ करता है। ज़्यादा चार्जेस देंगे तो पोटेंशियल और इंक्रीज़ हो जाएगा, और चार्ज देंगे तो पोटेंशियल और इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो Q है यानी कि जो चार्ज है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ से हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया तो हमें पता है कि हमें एक कांस्टेंट लगाना होता है, तो यहाँ हमने कांस्टेंट लगा दिया C। इस C को ही हम क्या कहेंगे? कैपेसिटेंस कहेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। सो यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी Q/V। इफ V इक्वल्स टू 1 वोल्ट, अगर यहाँ पर V की वैल्यू क्या है? 1 वोल्ट है, तो उस कंडीशन में C क्या हो जाएगा? Q के बराबर हो जाएगा। सो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 यूनिट। यानी कि किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या है? किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस चार्ज की उस वैल्यू के बराबर है जो कि उसके पोटेंशियल को 1 वोल्ट तक इंक्रीज़ कर दे या उसके पोटेंशियल को 1 यूनिट तक इंक्रीज़ कर दे। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज़ फैरेड, और कैपेसिटेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है फैरेड। और सिंबल ऑफ कैपेसिटेंस और कैपेसिटर, तो ये सिंबल यूज़ करते हैं कैपेसिटर को शो करने के लिए। कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैरेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज रेजेस द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। किसी भी कैपेसिटेंस को हम 1 फैरेड कह सकते हैं जब उसका 1 कूलम चार्ज उसके पोटेंशियल को 1 वोल्ट तक बढ़ा दे। सिंस 1 कूलम इज़ द बिग अमाउंट ऑफ चार्ज, और 1 कूलम जो चार्ज होता है वो बहुत बड़ा अमाउंट है, द कैपेसिटेंस विल बी यूजुअली इन द रेंज ऑफ मिलीफैरेड, माइक्रोफैरेड, नैनोफैरेड एंड पिकोफैरेड। इसी तरीके से जो कैपेसिटेंस का जो यूनिट है फैरेड वो भी बहुत बड़ी होती है, बट जनरली जो छोटे डिवाइसेस के लिए जो यूज़ करते हैं वो होते हैं मिलीफैरेड, माइक्रोफैरेड, नैनोफैरेड एंड पिकोफैरेड। नेक्स्ट, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ एक स्फीयर दे रखा है और इस स्फीयर का सेंटर है O, रेडियस है इसकी R, और इस स्फीयर के सेंटर पे हमने एज्यूम किया है, हमने माना है कि चार्ज कितना है? +Q। लेट अ चार्ज Q बी गिवन टू द स्फीयर विच इज़ एज्यूम टू बी कंसनट्रेटेड एट द सेंटर। यानी कि हमने मान लिया है कि इसको हमने जो चार्ज दिया था वो पूरा की पूरा चार्ज इसके सेंटर पे कंसनट्रेट हो गया है। सो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इज, तो इसके सरफेस के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? V इक्वल्स टू होता है 1/4πε0 Q/R, जो कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है V इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R एंड वी नो दैट C इक्वल्स टू Q/V। अब इस फॉर्मूले में यहाँ पर आप V की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए तो आपको C की ये वैल्यू मिल जाएगी। सो C इक्वल्स टू हो जाएगा 4πε0R।
इस वैल्यू पर हम देखने से पता चलता है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये तो कांस्टेंट है, तो जनरली सी की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, आर पर, यानी कि सी की वैल्यू या कैपेसिटेंस की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, रेडियस पर। सो कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। द अबव इक्वेशन इज ट्रू फॉर कंडक्टिंग स्फीयर्स, हॉलो और सॉलिड। ये जो इक्वेशन है वो चाहे स्फीयर सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, दोनों के लिए ट्रू है। इफ द स्फीयर इज इन अ मीडियम, अगर ये वैक्यूम में नहीं है, ये स्फीयर किसी और मीडियम में रखा गया है, तो हम इसमें एक टर्म और ऐड कर देते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी दैट इज एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ, या हम कहते हैं फ्री स्पेस परमिटिविटी। क्लियर। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज 711 माइक्रोफैरड। यहाँ पर जो अर्थ का कैपेसिटेंस बताया गया है, यानी कि अर्थ की जो कैपेसिटी है वो बहुत लार्ज है, और अर्थ की कैपेसिटी है यहाँ पर 711 माइक्रोफैरड। थैंक यू।